मैं आज तीसरी बार अपनी पागल नंद का अबॉर्शन करवाने आई थी। वह शादी से पहले हामला हो जाती। नंद की चीखें सुनकर मेरा दिल कांप रहा था। सास मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी कि यह बात किसी को ना बताओ वरना उनकी बदनामी हो जाएगी। मैं हैरान थी। मेरी ननंद घर से बाहर भी नहीं जाती थी और फिर हमला कैसे हो जाती। एक दिन नंद का कमरा साफ करने गई तो नंद सो रही थी। मैं अपने मोबाइल का कैमरा खोलकर वहीं रखाई। अगले रोज मोबाइल उठाकर देखा तो मेरी जान निकल गई। मेरा जिस्म थरथर कांपने लगा क्योंकि ननंद तो मेरी ननंद से मुतालिक जो हकीकत सामने आई उसने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी। मैं हमेशा सोचती थी कि आखिर हर 2 माह बाद वो कैसे हामला हो जाती है। यह कोई आम बात नहीं थी, लेकिन जब भी मैं इस मामले पर बात करती मेरा शौहर सख्त नाराज हो जाता। उसका कहना था कि हमें दूसरों के सामने बदनामी का सामना करना पड़ सकता है और यह हमारे खानदान की इज्जत का मामला है। लेकिन मैं खामोश कैसे रहती। हर बार जब मैं अपनी नंद को देखती उसकी खाली आंखें, बिखरे हुए बालों और बेहिसो हरकत चेहरे को मेरे दिल में एक अजीब खौफ सरायत कर जाता। कुछ तो ऐसा था जिसे सब नजरअंदाज कर रहे थे। यह शायद जानबूझकर छुपाया जा रहा था। मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी खाई जा रही थी। मैं सोचने पर मजबूर थी कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो नजर से ओझल है। मेरे दिल में हर पल 100 वसव से पल रहे थे। शायद यह महज मेरा वहम था, लेकिन मैं इस बात की तस्दीक करना चाहती थी। इसलिए मैंने एक इंतहाई खतरनाक कदम उठाया। शौहर की गैर मौजूदगी में मैंने अपनी ननंद के कमरे में एक छोटा सा खुफिया कैमरा लगा दिया। पहले दिन कुछ खास नजर न आया। दूसरा दिन भी वैसा ही गुजरा और मुझे लगा कि शायद मैं गलत सोच रही थी। मगर तीसरे दिन जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे जिस्म से जैसे जान ही निकाल दी। मेरी आंखें स्क्रीन पर जमी रह गई, सांस हलक में अटक गई और जिस्म कांपने लगा। यह हकीकत, यह भयानक सच्चाई, मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। कमरे में होने वाले वो मनाजिर मेरे झन में गूंजने लगे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। दिल खौफ से तेजी से धड़कने लगा। मैं चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, मगर मुझ में हिलने की हिम्मत भी नहीं रही थी। जैसे ही मैंने वीडियो का आखिरी मंजर देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने जल्दी से कैमरा बंद किया, कांपते हाथों से उसे उठाया और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। मैं जानती थी कि अब यहाँ एक लम्हा भी रुकना मेरे लिए खतरनाक था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन मेरे कदमों में सकत नहीं थी। ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म से सारी तवानाई खींच ली गई हो। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना था। मेरे लिए इस घर में मजीद रुकना नामुमकिन था। मैं जानती थी कि अगर किसी को पता चल गया कि मैंने यह सब देख लिया है, तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने अपनी सारी हिम्मत जमा की, दरवाजा खोला और कांपती टांगों के साथ घर से बाहर भाग निकली। मेरा नाम शुमाला है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं अपने वालिद के साथ एक आम सी जिंदगी गुजार रही थी। मेरी जिंदगी हमेशा से बहुत सादा रही थी। छोटा सा घर, चंद गिने चुने ख्वाब और बाबा की बेपनाह मोहब्बत। माँ की मौजूदगी में सब कुछ ठीक लगता था, मुकम्मल सा। मगर जब वो चली गई तो सब कुछ बदल गया। माँ के बगैर घर की दीवारें सोने लगती थी। हर चीज वीरान सी महसूस होती थी। माँ के जाने के बाद बाबा कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगे थे। वह पहले की तरह मुझसे हर फैसले में राय नहीं लेते थे, बस खुद ही सब कुछ तय करने लगे थे। उनकी खामोशी के पीछे छुपी बेचैनी को मैं रोज महसूस करती थी। वो अक्सर मुझे अकेला घर छोड़ने से घबराते थे, बार बार ताकीद करते कि दरवाजे अच्छी तरह बंद रखो, किसी अजनबी से बात ना करो। मैं समझती थी कि वह फिक्र करते हैं, मगर मैंने कभी उनकी परेशानी की असल वजह पर गौर नहीं किया था। वो दिन आ गया जब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। वो रात जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात काफी हो चुकी थी। बाबा हमेशा की तरह दुकान पर थे और मैं घर में अकेली थी। वैसे तो यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, मगर उस रात का माहौल ही अजीब था। बाहर गली में मुकम्मल सन्नाटा था और एक गैर मामूली खामोशी हर चीज पर तारी थी, जैसे हवा में कुछ छुपा हुआ खतरा हो। मैंने कई बार खिड़की से बाहर झांका मगर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक मैंने कुछ सुना, किसी के कदमों की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई चाप, जैसे कोई हमारे घर के इर्द गिर्द घूम रहा हो।
मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने रोशनी बंद कर दी और दबे कदमों दरवाजे के करीब जाकर सुनने लगी। कदमों की चाप और सरगोशियां, क्या कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मुझे यकीन हो गया कि मैं सिर्फ वहम का शिकार नहीं हो रही, वाकई कोई वाहिद था। फिर हल्की हल्की सरगोशियां सुनाई देने लगी, जैसे 2 या 3 लोग आपस में कुछ कह रहे हो। मैंने दिल को तसल्ली दी कि शायद मोहल्ले के किसी राहगीर की आवाज हो, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ा दी। दरवाजे के हैंडल पर किसी का हाथ पड़ा। मेरी सांसें रुक गई। कोई आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने फौरन दरवाजे की कुंडी मजबूती से पकड़ ली और दबे कदमों पीछे हट गई। मेरी उंगलियां कांपने लगी, माथे पर पसीना आ गया। मैंने सोचा कि अगर उन्होंने दरवाजा जबरदस्ती खोल लिया तो अगर वह घर के अंदर आ गए तो मैं अकेली थी। मेरा यहां कोई मुहाफिज नहीं था। मेरे जहन में बस एक ही हल आया, पिछले दरवाजे से निकलकर कहीं पनाह ले लूं। मैंने जल्दी से चादर ओढ़ी और आहिस्ता से पिछले दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा चिरचिरा कर खुला और मेरे दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। अगर बाहर मौजूद लोग मुझे सुन लेते तो। मगर मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने सांस रोकी और दबे कदमों गली में निकल आई। मेरे दिल में खौफ था, मगर मैं जानती थी कि यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। गली में हल्की सी रोशनी थी, मगर कोई जी रूह नजर नहीं आ रही थी। मैंने जल्दी जल्दी चलना शुरू किया, अपनी हर आहट को सुनने की कोशिश करती रही। जैसे ही आंटी सनोबर के दरवाजे पर पहुंची, मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और मैं तकरीबन अंदर गिर पड़ी। आंटी ने हैरत से मुझे देखा। मैं हांफप रही थी, मेरा चेहरा पसीने से तर था। मैंने जल्दी जल्दी उन्हें सब कुछ बताया और उन्होंने मुझे फौरन अंदर बुला लिया। मैंने दरवाजा बंद होते देखा और तब जाकर मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। मगर मेरे जहन में बस एक ही सवाल था, यह कौन लोग थे? क्या वाकई वो चोर थे या कुछ और? जब बाबा आए तुम उनके साथ घर वापस लौटी। बाबा को जब आंटी ने सारी बात बताई तो वह खामोश हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा और परेशानी दोनों थे। वो मुझे लेकर घर वापस आए, मगर मैंने महसूस किया कि वह रास्ते भर कुछ सोच रहे थे। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजे के ताले चेक किए और फिर एक गहरी सांस ली। अगली सुबह बाबा ने जो फैसला सुनाया उसने मेरे दिल में एक और तूफान खड़ा कर दिया। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का सुलझा हुआ है, बैंक में अच्छी नौकरी करता है। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। मेरा दिल धक से रह गया। यह सब कुछ इतनी जल्दी किया। बाबा को लगा कि अब इस घर में महफूज नहीं हूं। क्या वह मेरी हिफाजत के लिए मुझे जल्द जल्द रुखसत करना चाहते थे? बाबा, इतनी जल्दी? मैंने हल्की आवाज में कहा, जैसे खुद को भी यकीन ना हो कि यह कह रही हूं। बाबा ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उनके सीने पर रखा हो। बेटा, मैं तुम्हें बेसहारा नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम्हें कोई सहारा ना मिले। मैं बस यह चाहता हूं कि तुम एक अच्छे घर में चली जाओ जहां तुम्हारी हिफाजत हो सके। मैंने बाबा की आंखों में वही खौफ देखा जो मैंने मां के आखिरी दिनों में उनकी आंखों में देखा था। वो अकेले रह जाने से डरते थे। वो मुझे गैर महफूज नहीं देखना चाहते थे। मैं खामोश रही। मैं जानती थी कि जो रात मैंने गुजारी वो मेरे लिए एक वार्निंग थी। मगर क्या शादी ही इस मसले का हल था, या मैं बाबा के खौफ की वजह से अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला करने जा रही थी? चंद दिन बाद खुर्रम और उसके वालिद हमें देखने के लिए आए। वो दिन मेरे लिए किसी अजीब ख्वाब की तरह था। एक ऐसा ख्वाब जिसमें हकीकत और वहम के दरमियान की लकीर धुंधली हो चुकी थी। मैं खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब आम है। हर लड़की की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है। मगर मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं एक कोने में हिजाब में लिपटी बैठी रही, मगर दिल में एक अजीब बेचैनी थी। मैंने हमेशा सोचा था कि जब शादी का वक्त आएगा तो मैं खुशी और जोश महसूस करूंगी, मगर यहां मामला बिल्कुल उलट था। मेरी उंगलियां बेख्तियार मेरे दुपट्टे के किनारे को मरोड़ रही थी और दिल किसी अनजाने खतश में मुब्तला था। मैंने सोचा कि शायद यह आमसी घबराहट है, मगर अंदर कहीं कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो मुझे नजर तो नहीं आ रहा था, मगर महसूस हो रहा था।
जब मैंने नजर उठाकर खुर्रम को देखा तो वो वाकई एक सुलझा हुआ लड़का लगा। कद लंबा, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में संजीदगी। वो एक मुहज्जिब और पुरएतमाद शख्स लग रहा था, वैसा ही जैसा बाबा चाहते थे। उसकी गुफ्तगू में ठहराव था और अंदाज से वाज हो रहा था कि वह एक समझदार इंसान है। वह ज्यादा नहीं बोला, बस जरूरी बातें की। मैंने कई बार सुना था कि ज्यादा बोलने वाले अक्सर बनावटी होते हैं, तो शायद यह अच्छा ही था कि वह ज्यादा बात नहीं कर रहा था। मगर फिर भी मेरे दिल में खलिश बाकी थी। शायद उसकी वजह कुछ और थी। बाबा तो पहली नजर में ही उसे पसंद कर चुके थे, मगर एक बात मुझे खटक रही थी। शायद मेरा दिल बिला वजह वहम पाल रहा था। मगर जब मैंने देखा कि उनके साथ उनकी छोटी बहन नहीं आई तो मुझे अजीब लगा। आमतौर पर रिश्ते देखने के मौके पर बहनें जरूर आती है, खासतौर पर अगर वह इकलौती हो। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद कोई माकूल वजह होगी, मगर जब बाबा ने खुद पूछा तो मैंने खुर्रम और उसके वालिद के चेहरों पर एक पल के लिए फैली हल्की सी कशीदगी महसूस की। जब बाबा ने उसके बारे में पूछा तो खुर्रम के वालिद ने वजाहत दी वो बीमार है, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई इसलिए नहीं आ सकी। मुझे यह सुनकर अजीब लगा, शायद वाकई ऐसा ही हो, मगर मेरे दिल ने यह बात कबूल नहीं की। कुछ था जो मुझे उलझा रहा था, मगर मैंने उसे ज्यादा सोचना मुनासिब नहीं समझा। आखिर बाबा मुतमी थे और यह सब उनकी खुशी के लिए ही हो रहा था। खुर्रम के वालिद ने कहा कि वह बिल्कुल सादगी से शादी करना चाहते हैं, उन्हें किसी किस्म का जहेज या दिखावा नहीं चाहिए। यह सुनकर बाबा को हैरत हुई। वो हमेशा चाहते थे कि मेरी शादी धूमधाम से हो, मगर कासिम अंकल ने उन्हें कायल कर लिया कि सादगी में ही बरकत है। बाबा आखिर मान गए, मगर उनकी आंखों में ख्वाब टूटने की झलक मुझे साफ दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद यही बेहतर ही था। सादगी ज्यादा बरकत वाली होती है और असल खुशी रिश्ते के इस्तेहकाम में होती है, न कि बड़ी बड़ी तकरीबात में। चंद हफ्तों में शादी की तैयारियां मुकम्मल हो गई। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था, जैसे वक्त को पर लग गए हो। कपड़ों की खरीदारी, मेहंदी की तैयारियां, छोटे मोटे इंतजामात, यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि अपनी जिंदगी के एक नए मोड़ पर आ चुकी हूं। मेरे दिल में अजीब सी कैफियत थी, कभी खुशी, कभी बेयकीनी, कभी हल्की सी उदासी। मैं जब अपने कमरे में बैठी थी तो दिल अजीब सी घबराहट में मुब्तला था। क्या वाकई में शादी के लिए तैयार थी? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। बाबा मेरे पास आए। उनकी आंखों में नमी थी। यह पहला मौका नहीं था जब मैंने बाबा को जज्बाती देखा था, मगर आज उनकी आंखों में कुछ और था। एक बाप की बेबसी, एक बेटी की जुदाई का खौफ और शायद मां के ना होने की कमी। बेटा, मां होती तो यह दिन और भी खास होता, मगर तुम फिक्र ना करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बाबा के गले लग गई और बेख्तियार रो पड़ी। मैं जानती थी कि बाबा मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं और यह फैसला भी मेरी बेहतरी के लिए ही किया था, मगर उस वक्त मुझे मां की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरे जहन में वह रात भी गूंज रही थी जब मैं खौफजदा होकर आंटी स्नोबर के घर भाग गई थी और बाबा ने अगले ही दिन मेरे लिए रिश्ते तलाश करने का फैसला कर लिया था। क्या वो वाकई मेरी भलाई के लिए था या महज जल्दबाजी कर रहे थे? रुखसती के बाद जब मैं खुर्रम के फ्लैट पर पहुंची तो मुझे हैरत हुई। मैंने हमेशा सोचा था कि शादी के बाद जब लड़की अपने नए घर जाती है तो सब कुछ अजनबी लगता होगा, एक नया माहौल, नए लोग और नए ताल्लुकात। मगर यहाँ मामला मुख्तलिफ था। यह घर जो मेरा नया मस्कन था, बेहद साफ सुथरा और खूबसूरत था, जैसे किसी ने खासतौर पर मेरे इस्तकबाल के लिए सजाया हो। हर चीज सलीके से रखी गई थी और माहौल में एक अजीब सी अपनायत महसूस हो रही थी। मेरा कमरा खासतौर पर दुल्हन के कमरे की तरह सजा था। गुलाब की पत्तियां, हल्की रोशनी और सफेद सुर्ख रंग के पर्दे, सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। मैंने एक हल्की सांस ली और अपने अंदर की बेचैनी को कम करने की कोशिश की। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, फिर भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक अजीब सा एहसास मौजूद था, जैसे कोई अनदेखे साए मुझे देख रहे हो।
खुर्रम भी बहुत नरम मिजाज लग रहा था। वो मुझसे नरमी और मोहब्बत से बात कर रहा था और उसके लहजे में खलूस था। वो एक सुलझा हुआ इंसान लग रहा था, जैसा कि बाबा ने कहा था। मुझे लगा कि शायद मैं बिला वजह घबरा रही थी। शायद बाबा ने वाकई मेरे लिए अच्छा इंतखाब किया था। मगर फिर अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह तक हिला कर रख दी। रात में नींद गहरी नहीं आई थी। नया घर, नया माहौल और अजीब सी बेचैनी में बार बार करवटें बदलती रही। ना जाने कब आंख लग गई। सुबह सवेरे अचानक एक खौफनाक आवाज ने मुझे बेदार किया। यह चीख ऐसी चीख थी जो किसी आम खौफिया दर्द की नहीं थी, बल्कि उसमें एक वहशियत और बेबसी थी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, जैसे किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा हो। मैं एक झटके से बिस्तर से उठी। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी। मेरा दिल धड़क रहा था। सांस बेतरतीब हो गई थी। मैंने नजर घुमाई तो खुर्रम भी जाग चुका था और वह मुझसे पहले ही दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। उसके चेहरे पर परेशानी की झलक वाज थी। यह चीख कैसी है? मैंने खुर्रम से पूछा। मेरे अल्फाज लरस रहे थे, जैसे मेरे दिल में कोई अनजाना खौफ सरायत कर चुका हो। मैंने इससे पहले कभी ऐसी चीख नहीं सुनी थी। यह आम नहीं थी। कुछ नहीं, तुम अंदर रहो, मैं देख कर आता हूं, उसने जल्दी से जवाब दिया। मगर उसकी आवाज में बेचैनी थी। ऐसा लगा जैसे वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे वह नहीं चाहता था कि मैं बाहर आऊं, मगर रुक नहीं सकती थी। मेरे कदम बेख्तियार दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला था, मगर मेरा दिल कह रहा था कि अगर मैं ना गई तो शायद मैं एक बहुत बड़े इर्राज से महरूम रह जाऊंगी। मैंने दरवाजे की दराज से झांका और जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे जिस्म में जैसे सनसनी दौड़ा दी। सामने हाल के दूसरे सिरे पर एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े उलझे हुए थे। उसके चेहरे पर एक वहशत भरी खौफनाक कैफियत थी, जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, मगर अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। यह कौन थी? मैंने नजर घुमाई तो देखा कि खुर्रम के वालिद पास खड़े थे, मगर उनके चेहरे पर कोई हैरानी या परेशानी नहीं थी, जैसे यह उनके लिए मामूल की बात हो। खुर्रम आगे बढ़ा और जल्दी से उस लड़की को सहारा देने लगा, मगर वो बार बार पीछे हट रही थी, जैसे उससे खौफजदा हो। यह सब क्या हो रहा है? मैंने धीरे से खुद से कहा, मगर मेरे सवाल का जवाब मुझे चंद ही लम्हों में मिलने वाला था। एक औरत ने आगे बढ़कर उस लड़की का बाजू जोर से पकड़ लिया और एक सख्त लहजे में बोली, बस करो, यह रोज रोज का तमाशा बंद करो। मेरा दिल बैठने लगा। यह लड़की कौन थी और यह सब क्यों हो रहा था? मैंने खुर्रम की नजरों में कुछ अजीब सा देखा, एक बेचैनी, एक घबराहट, जैसे वह नहीं चाहता था कि यह सब देखूं। फिर अचानक लड़की की नजरें मुझ पर पड़ी। वह मुझे देखकर साइत हो गई। उसकी आंखों में एक ऐसी वीरानी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, कुछ बताना चाहती हो, मगर कोई खौफ उसके अल्फाज को रोक रहा हो। फिर उसने लरजती आवाज में एक जुमला कहा जो मेरे कानों में किसी बिजली की तरह गिरा, शुमाइला भाग जाओ। मेरे पूरे जिस्म में झरझरी दौड़ गई। यह कौन थी और उसे मेरा नाम कैसे मालूम था? मेरा जहन माऊ होने लगा। मैंने खुर्रम की तरफ देखा। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा संजीदा हो चुका था, जैसे वह चाहता था मैं एक लफ्ज भी ना बोलूं। यह सब क्या हो रहा था? मेरी शादी को सिर्फ एक दिन हुआ था और मैं पहले ही किसी भयानक राज में उलझ चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मगर मेरा दिल एक ही बात कह रहा था, यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो लड़की, मैली कुचैली, बिखरे बाल, चेहरे पर खौफ की परछाइयां, यह सब कुछ क्या था? सोच सच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। यह मंजर मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। दिल तेजी से धड़कने लगा और हाथ सर्द पड़ गए। मैंने कभी ऐसा कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा था। वो लड़की जमीन पर बैठी अपने बाल नोच रही थी, कभी अपने सर को दोनों हाथों से पीटती, कभी जोर जोर से चीखने लगती। उसकी आंखों में एक अजीब वहशत थी, जैसे वह किसी गहरे खौफ में कैद हो। वो अपने हाथों से अपने सर को पीट रही थी,
चीख रही थी और फर्श पर लेटकर हाथ पांव मार रही थी। खुर्रम आगे बढ़ा जैसे वह इस सूरत हाल का आदी हो, जैसे यह कोई नई बात ना हो। वो झुककर उसके कंधों को थामने की कोशिश कर रहा था, नरमी से समझा रहा था, मगर वो मुसलसल मजामत कर रही थी। हुर्रम, बस करो, देखो सब ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस सुकून से बैठो प्लीज। मैंने मुश्किल अपने लरसते हुए कदमों को आगे बढ़ाया और खुर्रम को देखा जो उसे काबू में करने की कोशिश कर रहा था, मगर वह खुद भी थका हुआ लग रहा था, जैसे यह सब उसकी जिंदगी का रोज का मामूल हो। यह लड़की वही थी जिसे खुर्रम की छोटी बहन बताया गया था। खुरैम, मेरा दिमाग जैसे सुन हो गया। यह हकीकत मुझ पर आसमानी बिजली की तरह गिरी थी। खुरैम, वह तो आई ही नहीं थी शादी के दिन, और आज मैं उसे पहली बार देख रही थी इस हाल में। मगर वह मुझे आम लड़की नहीं लगी। उसकी हरकत गैर मामूली थी, जैसे वो पागल हो या किसी शदीद खौफ में मुब्तला हो। मुझे लगा जैसे वो चीख नहीं रही थी, बल्कि किसी नाकाबिल बर्दाश्त अजियत में मुब्तला थी, जैसे वह अपने ही अंदर किसी ऐसी कैद में हो जहां से वह निकलना चाहती हो, मगर कोई दरवाजा ना हो। खुर्रम ने गहरी सांस ली जैसे थक चुका हो और मेरी तरफ पलट कर आया। यह कौन है और यह इस हाल में क्यों है? मेरी आवाज में इस तरह था। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा वजूद किसी अनजान खतरे की जद में आ चुका हो। मैंने शादी के बारे में जो कुछ सोचा था, जो ख्वाब देखे थे, सब पल भर में चकनाचूर हो रहे थे। वह बचपन से ही जहनी तौर पर बीमार है। खुर्रम के अल्फाज मेरे दिमाग पर बिजली बनकर गिरे। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर उस लड़की की तरफ जो अब भी जमीन पर बैठी खुद से लड़ रही थी। माँ की मौत के बाद इसकी हालत और बिगड़ गई है। बाबा और मैं इसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर यह आसान नहीं है। खुर्रम की आवाज में थकन थी, जैसे वह यह सब कहकर खुद को भी समझाने की कोशिश कर रहा हो। अगर हम किसी भी लड़की के घर वालों को यह सब बताते तो शायद कोई भी अपनी बेटी की शादी हमारे घर में ना करता, इसलिए हमने यह बात छुपाई। मगर मैं जानता था कि तुम समझदार हो, तुम इस हकीकत को कबूल कर लोगी। मेरी टांगें लरजने लगी। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों तले से निकल रही हो। तुमने यह बात छुपाई। मेरी आवाज कपक पा रही थी। मैं सख्त में आ गई। तो इसका इलाज हमने बहुत इलाज करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। खुर्रम ने कंधे झटक दिए जैसे वह खुद भी बेबस हो। मेरी नजरें हुरैम पर जम गई, जो अब अपनी जगह पर साकिब बैठी थी, मगर उसकी सांसें बेतरतीब थी। उसकी आंखों में एक ऐसा गहरा खालीपन था जिसे देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। क्या तुम्हें मुझे यह सब कुछ पहले नहीं बताना चाहिए था? मैंने हुरम की तरफ देखा। मैं जानता था कि अगर मैं यह बताता तो तुम या तुम्हारे बाबा यह रिश्ता कबूल ना करते। खुर्रम ने साफ गोई से कहा, तो तुमने धोखा दिया। मैंने खुर्रम की तरफ देखा। मैं जानता था कि अगर मैं यह बताता तो तुम या तुम्हारे बाबा यह रिश्ता कबूल ना करते। खुर्रम ने साफ गोई से कहा, तो तुमने धोखा दिया। खुर्रम खामोश हो गया। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस एक बेबसी थी, जैसे वह अपनी वजाहत दे चुका था और अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं समझता था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। यह सब मेरी तवकात के बरक्स था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के दूसरे ही दिन मुझे ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। यहां से चली जाऊं, मगर कहां? क्या बाबा को बताऊं? मगर वो क्या करेंगे? मैं खामोश हो गई, मगर मेरे दिल में अजीब सा खशा था। खुर्रम ने जो वजाहत दी थी वो बजाहिर नॉर्मल लग रहा था, मगर मेरे दिल ने उसे कबूल नहीं किया। अगर हुरैम वाकई जहनी तौर पर बीमार थी तो उसे देखकर मेरे अंदर यह खौफ क्यों जाग रहा था? क्यों उसकी नजरें कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे? मैंने उस दिन से हुरैम पर गहरी नजर रखनी शुरू कर दी। मैं जानना चाहती थी कि क्या वाकई वह बीमार है या कोई और राज है जो खुर्रम और उसके वालिद मुझसे छुपा रहे हैं। अगले चंद दिनों में मैंने महसूस किया कि हुरैम की हरकत बहुत अजीब थी। वो अक्सर मेरे करीब आती, मुझे देखती जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर फिर अचानक रुक जाती। उसकी आंखों में एक अनोखी वीरानी थी, जैसे वो किसी गहरे खौफ में मुब्तला हो। फिर एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आई।
मेरे अंदर एक अनजाना खौफ उठने लगा, मगर मैंने खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की। मैंने उसे गौर से देखा। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए और उलझे हुए थे, और आंखें, उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशियत थी। उसने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ा और मेरे करीब आई। मेरा दिल जोर से धड़का। होम, क्या बात है? मैंने नरमी से पूछा। वह बोली नहीं, बस मेरी आंखों में देखती रही। फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं हैरानी से उसे देख रही थी। वह कुछ इशारे करने लगी, जैसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो, मगर उसकी हरकत मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर अचानक दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज आई। खुरैम एकदम पीछे हटी और कांपने लगी। मैंने देखा कि खुर्रम दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा सख्त था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुरम की आवाज सख्त और करतक थी। खुरैम ने खौफजदा होकर मेरी तरफ देखा, जैसे वह मदद मांग रही हो। फिर वह दीवार के साथ जाकर दबक गई, जैसे कोई बच्चा डांट के खौफ से छुपने की कोशिश कर रहा हो। खुर्रम ने सख्त नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर हुरैम को बाजू से पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गया। मेरा दिल धक धक करने लगा। खुर्रम का यह रवैया इतना सख्त क्यों था? क्या वह वाकई अपनी बहन के बारे में फिक्रमंद था, या उसकी सख्ती के पीछे कोई और राज छुपा था? अगली रात जब सब सो चुके थे, मुझे प्यास महसूस हुई। मैं पानी लेने के लिए किचन की तरफ जा रही थी कि मेरी नजर हुरैन के कमरे पर पड़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर मध्यम रोशनी थी। मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। मेरे अंदर एक अनजाना सा एहसास पैदा हुआ, जैसे कुछ मुझे अंदर देखने पर मजबूर कर रहा हो। मैंने आहिस्ता से अंदर झांका और जो मंजर मेरे सामने आया उसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। हुरैन फर्श पर पड़ी कांप रही थी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और उसकी सांसें बेतरतीब थी। वो बार बार अपने बाजुओं को जोर से जकड़ रही थी, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही हो। खुरैम, तुम ठीक हो? मैंने तेजी से अंदर जाकर उसे सहारा दिया। वो मुझसे नजरें मिलाने से कतरा रही थी, जैसे उसे किसी बात का खौफ हो। उसकी आंखों में शदीद तकलीफ थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो मगर कह ना सकती हो। फिर वो आहिस्ता से मेरे कान के करीब आई और मध्यम आवाज में बोली, मुझे बचा लो। मेरा दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। क्या मतलब? मैंने घबरा कर पूछा, मगर इससे पहले कि वो मजीद कुछ कह पाती, अचानक दरवाजा जोर से खुला और मेरे ससुर अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनकी आवाज सख्त थी। मैं बुखला गई। वो बीमार है। मैं इसे देख रही थी। मेरे ससुर ने मुझे सख्त नजरों से घोड़ा, फिर हुरैम की तरफ देखा। इससे कुछ नहीं हुआ, तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने कुछ बोलने के लिए लब खोले, मगर खुरम भी अंदर आ चुका था। शुमाला, तुम परेशान मत हो। हुरैम को बस बुखार है, हम इसे संभालेंगे। खुरम का लहजा पुरस्कून था, मगर उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे मजीद बेचैन कर दिया। मैं चुपचाप खड़ी रही। क्या वाकई यह सब सच था या मुझसे कुछ छुपाया जा रहा था? अगली सुबह जब मैं बेदार हुई तो मेरे दिमाग में कल रात के वाक़े की गूंज थी। कुरैम की सरगोशी, उसकी आंखों में खौफ, खुर्रम और उसके वालिद का रवैया, सब कुछ मुझे एक अजीब कहानी का हिस्सा लग रहा था। मुझे बचा लो, यह अल्फाज बार बार मेरे जहन में गूंज रहे थे। मैंने तय कर लिया कि मैं सच का पता लगाकर रहूंगी। अगले दिन जब हुरम दफ्तर गया और मेरे ससुर बाहर थे, मैंने शाहिदा आंटी को बुलाया, जो कभी कभार हुरैम की देखभाल के लिए आती थी। यह मेरा मौका था। मैं जानती थी कि घर के किसी फर्ज से मुझे सच नहीं मिलेगा, मगर शायद शाहिदा आंटी कुछ जानती हो। वो बरसों से इस घर में आ रही थी और उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा खौफ रहता था। आंटी, आप कितने अरसे से यहाँ आ रही है? मैंने पूछा। शाहिदा आंटी ने इधर उधर देखा, जैसे यकीन कर रही हूं कि कोई सुन ना रहा हो। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, कई साल हो गए बीवी, मगर सिर्फ जरूरत के वक्त आती हूं। यह लोग मुझे ज्यादा देर यहां रहने नहीं देते। क्यों? शाहिदा आंटी ने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा, जैसे कुछ कहना चाह रही हूं, मगर हिचकिचा रही हूं। बीवी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, मगर यह घर यह आम नहीं है। यहां कुछ ऐसा है
जो ठीक नहीं है। क्या मतलब? मेरा दिल धड़कने लगा। शायदा आंटी ने झिझकते हुए कहा, बस इतना कहूंगी, अगर तुम्हें कभी लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो अपनी आंखें खुली रखना। यहां हर चीज वैसी नहीं है जैसी नजर आती है। मेरे जिस्म में जैसे एक सनसनी दौड़ गई। मैंने गौर से शायदा आंटी को देखा। वो परेशान लग रही थी, जैसे ज्यादा कुछ कहना चाहती हूं मगर कह नहीं पा रही थी। अगले दिन मैंने हुरैन की हालत मजीद खराब देखी तो मैंने एक फैसला कर लिया। मैं इस घर में और अंधेरे में नहीं रह सकती थी। मैं सच जानना चाहती थी। मैंने अपनी एक जानने वाली डॉक्टर को बुलाया ताकि वह चुपके से हुरैम का मुआयना कर सके। मैं जानती थी कि अगर खुरम या उसके वालिद को मालूम हो गया तो वह कभी इजाजत नहीं देंगे। जब डॉक्टर ने हुरैम का चेकअप किया तो उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। शुमाइला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं, मगर यह बहुत चौंका देने वाली बात है। मेरा दिल डूबने लगा। क्या हुआ? डॉक्टर ने एक लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर आहिस्ता से कहा, वो रेहम हामला है। मेरा जिस्म जैसे पत्थर का हो गया। मुझे लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द की दुनिया एक झटके से रुक गई हो। क्या मेरी आवाज कांप रही थी? डॉक्टर की नजरें संजीदा थी। हाँ, और मेरा ख्याल है कि इसे कोई नशा आवर दवा भी दी जा रही है, क्योंकि वह बहुत कमजोर हो चुकी है और उसका दिमाग जैसे बंद होता जा रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह कैसे हो सकता था? घर में कोई और मर्द नहीं था, तो फिर यह किसका बच्चा था? मेरे जहन में खौफनाक सोच आई, मगर मैंने फौरन उसे झटक दिया। क्या होम कुछ जानता था या फिर मेरे जहन में सवालात की गूंज थी? मगर जवाबात दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल बेतहाशा धड़क रहा था। डॉक्टर की बातों ने जैसे मेरे पूरे वजूद को झिंझोड़ कर रख दिया था। हुरैम हावला है, यह अल्फाज मेरे जहन में गूंज रहे थे। यह कैसे मुमकिन था? हुरैम घर से बाहर नहीं जाती थी, वो किसी से मिलती नहीं थी। फिर आखिर वो मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग मफलूज हो गया हो। शुमाइला, तुम ठीक हो? डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं जैसे नींद से जागी। यह कैसे हो सकता है? मेरी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने मेरी आंखों में देखा, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर वह आहिस्ता से बोली, मेरे ख्याल में हुरैम के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो मुकम्मल होश में नहीं है। शायद उसे कोई ऐसी दवा दी जा रही है जिससे वो मजामत ना कर सके। क्या मतलब? मैंने घबराकर पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। कुछ लोग ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे इंसान बेबस हो जाता है, अपनी सोचने समझने की सलाहियत खो देता है। अगर उसे मुसलसल दी जाए तो वह जिंदा तो रहता है, मगर अपनी हालत के बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो क्या हुरैम के साथ भी ऐसा ही हो रहा था? मेरा पूरा वजूद खौफ में डूब गया। क्या खुर्रम जानता था? डॉक्टर के जाने के बाद खामोशी से अपने कमरे में बैठ गई। मेरा जहन एक ही सवाल में उलझा हुआ था। क्या खुर्रम को इस बारे में कुछ मालूम था? खुर्रम हमेशा मुझे कहता था कि हुरम जहनी मरीजा है, मगर अब उस पर यकीन नहीं कर सकती थी। मेरे दिल में बेशुमार सवालात उठ रहे थे। अगर हुरैम बीमार है तो वह हामला कैसे हो सकती है? अगर हुरम को मालूम नहीं तो क्या उसके वालिद को मालूम है? अगर वह दोनों जानते हैं तो वह यह हकीकत क्यों छुपा रहे हैं? मुझे लगा कि अगर मैंने सच्चाई तलाश ना की तो मैं खुद भी किसी जाल में फंस जाऊंगी। मैंने तहैया कर लिया था कि मैं खुद इस राज से पर्दा उठाऊंगी। यह घर कुछ छुपा रहा था और मैं दानिस्ता तौर पर इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। अगले दिन जब खुर्रम और उसके घर वाले घर से चले गए, मैंने खुफिया कैमरा खरीदकर हुरैन के कमरे में लगा दिया। मुझे उस घर के बारे में बहुत कुछ अजीब लग रहा था और मेरा दिल कह रहा था कि कुछ ना कुछ जरूर छुपाया जा रहा है। कुरैम की हालत, उसकी आंखों में बसीहत और सबसे ज्यादा उसका हमल, यह सब एक ऐसे खौफनाक राज की तरफ इशारा कर रहा था जिसे समझने से कासिर थी। मैं जानना चाहती थी कि रातों को वहां क्या होता है। हुरम और उसके वालिद हमेशा कहते कि हुरैम को किसी किस्म की जहनी बीमारी है, मगर जो कुछ मैं देख चुकी थी वो इस कहानी से मेल नहीं खाता था। 2 दिन तक मैंने कोई खास चीज नहीं देखी थी, मगर तीसरे दिन जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो रहा था, हुरैन के कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला।
मैंने कैमरे की स्क्रीन पर नजर जमा रखी थी। मेरी सांसें बेतरतीब थी। दिल दुआ कर रहा था कि मेरी तमाम सोचें गलत साबित हो, मगर जो मैं देखने जा रही थी वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक लम्हा बनने वाला था। मेरे ससुर अंदर आए। मेरा दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। उन्होंने दरवाजा आहिस्ता से बंद किया और आगे बढ़े। हुरैम खामोशी से बैठी थी, जैसे उसे कुछ समझ न आ रहा हो। उसकी आंखें वीरान थी, जिस्म एक बेजान पुतले की मानित, जैसे वो जिंदा होते हुए भी मर चुकी थी। फिर जो हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकती। मेरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। मेरी आंखों के सामने जो मंजर था वो ऐसा था कि मेरे अंदर की तमाम चीखें गुम हो गई। मैंने कांपते हाथों से लैपटॉप बंद कर दिया, मगर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। यह सब कुछ मेरे अपने ससुर ने किया था। अगली सुबह मैंने जल्दी से खुर्रम को बुलाया। मैंने फैसला किया था कि उसे सब कुछ बताऊंगी। मैं खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरे अंदर तूफान बरपा था। खुर्रम, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूं। मेरी आवाज संजीदा थी। खुर्रम ने मोबाइल देखते हुए लापरवाही से कहा, हाँ बोलो। खुर्रम, वो हामला है। यह सुनते ही खुर्रम का रंग बदल गया। उसके हाथ कांप गए और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी उभर आई। क्या तुम्हें यह किसने बताया? मैंने डॉक्टर को बुलाया था। खुर्रम, यह कैसे मुमकिन है? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। खुर्रम खामोश रहा। उसकी खामोशी मेरी बदतरीन खदशात की तस्दीक कर रही थी। तुम्हें मालूम है ना? मैंने सख्त लहजे में कहा। खुर्रम ने मुझे सख्त नजरों से देखा, फिर आहिस्ता से बोला, यह तुम्हारा मसला नहीं है शुमाइला, तुम इसमें मत पड़ो। यह मेरा मसला नहीं। मैं चीख पड़ी। यह मेरी नंद है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। मैं जानती हूं कि तुम्हारे बाप ने क्या किया है। यह सुनते ही खुर्रम का चेहरा खौफनाक हो गया। उसकी आंखों में वही साया उभर आया जो मुझे हमेशा से परेशान करता था। तुमने क्या देखा? मैंने आहिस्ता से पूछा, मगर उसके लहजे में खतरा छुपा था। सब कुछ, और मैं खामोश नहीं रहूंगी। खुर्रम ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराया। शुमाइला, तुम बहुत मासूम हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम चीखोगी और लोग तुम्हारी बात मान लेंगे? मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैंने धमकी दी। खुर्रम आगे बढ़ा और मेरे बाजू को जोर से पकड़ लिया। पुलिस? अच्छा, तुम्हें मालूम है, इस घर में जो भी जुबान खोलता है वो कभी वापस नहीं आता। मेरा दिल दहल गया। खुर्रम की गरीब सख्त थी। उसकी आंखों में सफा की झलक रही थी। तुम्हें लगता है तुम भाग जाओगी? खुर्रम ने सर लहजे में कहा, यह सब तुम्हारे साथ भी हो सकता है शुमाइला। अगर तुमने जुबान बंद नहीं की तो तुम भी हुरैन की तरह बन जाओगी। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मुझे कुछ करना था। मैं जानती थी कि खुर्रम और उसके बाप को मालूम हो चुका है कि मैंने हकीकत देख ली है। अब वो मुझे भी खामोश करने की कोशिश करेंगे। अगली रात जब खुर्रम और उसके वालिद बाहर गए, मैंने जल्दी से अपना लैपटॉप हुरैन को और कुछ जरूरी सामान लिया और घर से बाहर निकल आई। मेरी सांस बेतरतीब थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खौफ के साए मेरे पीछे थे, लेकिन रुक नहीं सकती थी। मेरे पास वक्त बहुत कम था और खतरा बहुत ज्यादा। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो यह सोच मेरे दिल को हिला रही थी, मगर मैंने अपने कदम नहीं रोके। मैं जानती थी कि अगर आज मैंने हिम्मत ना की तो शायद फिर कभी ना कर पाती। गली अंधेरे में डूबी हुई थी। मैंने चादर को मजबूती से लपेट लिया। हुरैम की कमजोर कलाई थाम ली और तेज कदमों से चलने लगी। हुरैम ने ढाल थी जैसे उसके अंदर की रूह खत्म हो चुकी हो। वह बाम मुश्किल मेरे साथ कदम मिला रही थी, मगर मैंने उसे सहारा दिया। बस थोड़ा और हुरैम, हम महफूज जगह पहुंचने वाले हैं। मैंने सरगोशी की। अल्लाह ने करम किया। मैं हुरैम को लेकर सीधी अपने बाबा के घर पहुंची। बाबा दरवाजे पर मुझे देखकर हैरान रह गए। मैंने बेख्तियार दरवाजे की दहलीज पार की और हुरैम को सोफे पर बिठाया। वो थर-थर कांप रही थी। उसकी आंखों में जिंदगी के आसार खत्म हो चुके थे। शुमाला, यह सब क्या हो रहा है? बाबा की आवाज में तफ्तीश थी। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर उनके हाथ थामे। बाबा, मुझे आप पर भरोसा है। मैं जो कुछ बताने जा रही हूं वो शायद आपको नाकाबिल यकीन लगे,
मगर मैं सच बोल रही हूं। फिर मैंने सब कुछ बयान कर दिया। हुरैन की हालत, उसका हमल, मेरे ससुर की दरिंदगी, खुफिया कैमरे में कैद, भयानक सच, हर चीज। बाबा लरज गए। यह कैसे हो सकता है? उनकी आवाज कांप रही थी। बाबा, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। हमें पुलिस को इत्तला देनी होगी। बाबा ने कांपते हाथों से फोन उठाया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस जल्दी हमारे घर पहुंच गई। मैंने उन्हें खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग दी और उन्होंने हर चीज तफसील से सुनी, मगर जो सच सच सामने आया वो और भी खौफनाक था। यह पहला मौका नहीं था जब उन्होंने किसी लड़की को यूं शिकार बनाया था। वो हर 2-3 साल बाद किसी नई जगह जाकर एक नई लड़की को अपने जाल में फंसाते, उससे शादी करते और फिर उस पर वही जुल्म करते जो हुरैम पर हुआ था। यह सुनकर मेरे हवास मुत्तल हो गए। क्या? हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। हमने जब खुरैम के दस्तावेज निकालवाई तो हमें पता चला कि वो खुर्रम की बहन नहीं बल्कि उसकी पिछली बीवी थी। लेकिन वो पागल क्यों है? मैंने बेकीनी से सवाल किया। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से कहा, क्योंकि खुर्रम और उसके बाप ने उसे नशे में मुब्तला कर दिया था ताकि वह हकीकत किसी को ना बता सके। मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह दरिंदे है, शुमाइला बीबी। इंस्पेक्टर ने कहा, हे मजीद, तहकीक करनी होगी, लेकिन हमें लगता है कि यह दोनों पहले भी यही सब कर चुके हैं। पुलिस ने खुर्रम और उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया। जब खुर्रम को गिरफ्तार किया गया तो उसने सब कुछ तस्लीम कर लिया। हाँ, मैंने यह सब किया है और मैं इसे दोबारा भी कर सकता था। खुर्रम ने सफाके से कहा, तुमने 5 शादियां की? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। खुर्रम ने हंसकर सर हिलाया और हर बार यही खेल खेला। मैं खुश था कि तुम्हें भी इसमें फंसा लिया, मगर तुम तो बहुत जहीन निकली शुमाइला। मेरे बदन में झरझरी दौड़ गई। पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ रही थी और जो सच सामने आ रहा था वो मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा होलनाक था। यह सिर्फ हुरम के साथ होने वाला जुल्म नहीं था, बल्कि एक मुंजम जुर्म था जो सालों से जारी था। यह दोनों, खुर्रम और उसका बाप, महज दरिंदे नहीं थे। यह कारोबारी मुजरिम थे और इनका कारोबार था बेसहारा लड़कियों को अपने जाल में फंसाना, उन्हें हमला करना और फिर उनके बच्चों को बैरूने मुल्क बे औलाद जोड़ों को फरोख्त करना। हमेशा ऐसी लड़की तलाश की जाती थी जो या तो बहुत गरीब होती या फिर बेसहारा। यह सब कुछ वो बाप बेटा इसलिए करते थे ताकि उस लड़की का बच्चा किसी बैरूने मुल्क मकीम बेऔलाद जोड़े को दे दिया जाए। मेरे दिल में हौलनाक एहसास पैदा हुआ। यह लोग कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर चुके थे। पुलिस ने मजीद खोज लगाई और मालूम हुआ कि खुर्रम की 5 बीवियां या तो गायब थी या फिर पागलखाने में दाखिल करवा दी गई थी। 3-4 बार हमला होने के बाद जब वो लड़की उनके काम की नहीं रहती थी तो वह उसे पागलखाने में दाखिल करवा देते थे। यह जानकर मेरी सांसें रुकने लगी। क्या मैं भी इसी अंजाम का शिकार होने वाली थी? अगर मैंने कुछ ना किया होता तो आज मेरी कहानी भी वही होती जो हुरैम और उन बेशुमार बदकिस्मत लड़कियों की थी। पुलिस ने हुरैम के वसा को तलाश करने के लिए तहकीकात तेज कर दी। मेरे बाबा ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उन लोगों ने अभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं बाबा के साथ बैठकर सोचती रही कि अगर मैं खामोश रहती, अगर मैं हकीकत जाने की कोशिश ना करती, अगर मैं डर जाती तो आज मैं कहाँ होती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, यह सिलसिला कब से जारी था और क्या मजीद कोई ऐसी लड़कियां थी जो अभी तक उनके शिकंजे में फंसी हुई थी? मैं जानती थी कि यह मामला सिर्फ खुर्रम और उसके बाप के पकड़े जाने से खत्म नहीं होगा। पुलिस को उनके पूरे नेटवर्क तक पहुंचाना था ताकि मजीद किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो। मैंने तहैया कर लिया कि उन जालिमों के खिलाफ अपनी आवाज उठाऊंगी और उन बेसहारा लड़कियों के लिए कुछ करूंगी जो किसी ना किसी खुर्रम जैसे दरिंदे के जाल में फंसी हुई थी। यह मेरा इंतकाम था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए जिनकी आवाज कभी किसी ने नहीं सुनी। कई हफ्ते पुलिस तफ्तीश चलती रही। केस अदालत में गया और खुर्रम और उसके बाप को उम्र कैद की सजा हो गई। कुरैम को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे इलाज मिला। महीनों बाद उसकी हालत बेहतर होने लगी। वह बोलने लगी, अपनी खोई हुई जिंदगी को वापस पाने की कोशिश करने लगी और मैंने अपनी जिंदगी को एक नए मकसद के साथ गुजारने का फैसला किया। मैंने अहद किया कि मैं ऐसी औरतों की मदद करूंगी जो घरेलू तशद्दुद और दरिंदगी का शिकार होती है। अगर मैंने हुरैम के अजीब इशारों को नजरअंदाज कर दिया होता, अगर मैंने कैमरा ना लगाया होता, अगर मैंने खामोशी से खुर्रम की बात मान ली होती तो आज अभी किसी पागलखाने में कैद होती या शायद मौत के घाट उतारी जा चुकी होती। जिंदगी कभी भी इतनी सादा नहीं होती जितनी हमें नजर आती है।
बाज औकात खतरा वहां होता है जहां हम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। कभी भी किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें।